एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपकी अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी की जो है परीक्षा 14 मई को शुरू होने वाली है, यानी कि आज से महज आपके सामने 3 दिनों का समय है। तो आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिस स्टूडेंट ने इस चैनल के साथ में तैयारी की है 7 तारीख के दिन उन्होंने काफ़ी अच्छे परसेंटेज एग्ज़ाम के अंदर पाए हैं। तो बारी आपकी है, कमर कस लो, क्योंकि यही समय है, यही अंतिम आपकी बारी है कि इसी एक बारी में आप जो है RCET जैसे एग्ज़ाम को 90% के साथ में एक बार में ही फोड़ सको। तो मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आज के इस सेशन को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आई होप आप सभी लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ कमेंट देने की कोशिश भी जरूर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से जो है अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है, तो आपकी डायनामिक रैम यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं। रैम का अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। अगर यहाँ पे तो आपसे क्या बोला है, अस्थिर बोला है, इसकी जगह अगर आपको वॉलेटाइल बोलता, क्या बोलता मेरे फ्रेंड्स, अगर आपसे वॉलेटाइल बोलता तो भी आंसर क्या होता आपका सॉरी फ्रेंड्स, आपका कौन सा होता, रैम ही आंसर होता। तो रैम जो है, रैम का अगर पूरा नाम पूछे रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर रोम का पूछे रीड ओनली मेमोरी, और अगर पी रोम का पूछे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगर आपसे पूछता है ईपी रोम का मतलब तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। तो ये साइड में जो मैं आपसे बातें बता रहा हूँ ये भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ने का काम करता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपसे बोला है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। तो यहाँ से जो बताना है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी और इनपुट डिवाइस होती है जो आपके स्कैनिंग करने का काम करती है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कागज़ पर पेंसिल के निशानों को, यानी जो आप मार्क्स बनाते हो उनको पढ़ने का काम मेरे फ्रेंड्स किसका होगा, OMR का होगा। और अगर आपसे यूँ पूछे कि OMR का पूरा नाम क्या है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाता है। इसके अलावा जो है आपके सामने अगर BCR का पूरा नाम पूछे बार कोड रीडर होता है, अगर MICR का पूछे तो आपका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, और अगर OCR का पूछता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये साइड की बातें भी आप सभी लोगों को पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज़ 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो मेरे फ्रेंड्स, यह जा सकता है तो एप्लीकेशन को यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, सिस्टम को बंद भी यहाँ से किया जा सकता है, डिवाइस की सेटिंग भी यहाँ से की जा सकती है। तो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल नहीं है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का पूरा नाम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, याद रखना है कि आपके सामने जो यूनिक्स नाम है, एक तो यूनिक्स और कभी अगर आपको दे MS-DOS, तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, CUI के एग्जाम्पल होते हैं। तो दोनों बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। अब देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक काम को करना आपकी मल्टीटास्किंग कहलाता है। और यहाँ से जो है MS-DOS यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, ये वाला जो है सिंगल टास्किंग का एग्जांपल होता है और ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP ये सारे के सारे जो हैं आपके मल्टीटास्किंग को लागू करने वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, URL का पूरा नाम क्या है।
तो मेरे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि URL होता क्या है। तो आपको पता रखना है कि यह किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि अपन अगर बात करें https://www.google.com, तो ये वाला जो है आपका एड्रेस है। और जो है URL का पूरा नाम आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर कभी आपसे USB का पूरा नाम पूछता है तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये दोनों बातें यहाँ से याद रखनी है कि अगर कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, DNS का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स जो DNS होता है, DNS का काम क्या है कि विशिष्ट URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। और ये जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और ये IP एड्रेस हमेशा किस में लिखा जाता है? संख्याओं के अंदर लिखा जाता है। तो ये भी बात आपको यहाँ से पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो जितने भी वेब ब्राउज़र है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो देखो मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं कि आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र द्वारा अमाउंट को जो है स्टोर रखते हैं, जो इकट्ठा करना चाहते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके प्लास्टिक का एक छोटा कार्ड होता है, ये किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, OTP का पूरा नाम। OTP का मेरे फ्रेंड्स पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और यहाँ से आपका फ्लिपकार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके सामने ट्विटर है, फेसबुक है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। और जो आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है ये एक न्यूज़पेपर होता है। आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो होती है B2C प्रकार का लेन देन होती है। और इसका पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। आपके सामने जो B2B है इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। और C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स साइट का नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड जो राजस्थान सरकार ने चलाई है उसका नाम क्या है? ई-बाजार होता है। ई-ज्ञान जो है राजस्थान सरकार का ही एक पोर्टल है, राज ई-ज्ञान। वहाँ से आपको ऑनलाइन जो शिक्षा दी जाती है। RPSC एक पोर्टल है और जो है RSLDC ये भी एक पोर्टल का नाम है। आगे बढ़ते हैं कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन कौन सा है। तो क्लाउड स्टोरेज आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से डेटा को अपलोड करने की सुविधाएँ देता है। गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और आप ये भी बात याद रखना कि इससे कड़ी में जो राजस्थान सरकार की पहल है उसका नाम क्या है? राज ई वॉल्ट है। क्या है? राज ई वॉल्ट होता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। यानी राज ई वॉल्ट भी आपका क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज होता है। और जितने भी क्लाउड स्टोरेज हैं या डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ता है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो राजस्थान संपर्क आपका नागरिकों के मुद्दों को ऑनलाइन हल करने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ से सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद में मॉडरेशन होता है, उसके बाद में एलोकेशन होता है, उसके बाद में जो है आपका डिस्पोजल होता है और उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रूटिनाइजेशन दिख रहा है ना, ये वाला विकल्प नहीं होता। बाकी जो बातें बोली है बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का मतलब क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स DBT का मतलब ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी आपको लाभ मिल रहा है वो सीधा का सीधा किसको मिल रहा है? मुखिया को मिल रहा है, डायरेक्ट उसके खाते में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं कि SSO के तहत नागरिक पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो SSO का सबसे पहले पूरा नाम पता रखना है, सिंगल साइन ऑन। इसमें आधार नंबर के जरिए भी होता है और भामाशाह क्रमांक के जरिए भी होता है। नहीं, ऑप्शन ए वो भी दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, सारे के सारे विकल्प सही है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ता है कि निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। अब आधार कार्ड में अंक कितने होते हैं? 12। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। कभी आपसे पूछे कि पैन कार्ड को किसने किया,
तो NSDL ने, और कभी अगर आपसे पूछे कि जो है वोटर कार्ड को किसने किया तो NVSP, ये भी बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है। तो PSK का मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है ना, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। ऑप्शन जो है आपको C दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर हिंदी में बोलेगा तो वो पासपोर्ट सेवा केंद्र बोलेगा, है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र आप याद रखना। और इसके संदर्भ में जो RPO होता है, RPO का मेरे फ्रेंड्स पूरा नाम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि आपका जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मेरे ख्याल से आता है, तो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मोबाइल OS का विकल्प नहीं है। तो मोबाइल OS का विकल्प कौन सा नहीं है, तो लाइनेक्स नहीं होता, बाकी तो सारे के सारे सही विकल्प हैं, क्योंकि लाइनेक्स तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं कि GPS का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड GPS का पूरा नाम आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछे कि GIS का पूरा नाम क्या है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं कि मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम क्या है। तो EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे BPL पूछे बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर APL पूछे अबव पॉवर्टी लाइन, अगर MSP पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अगर FPS पूछे तो फेयर प्राइस शॉप। ये जो भी बातें बोल रहा हूँ आपको याद रखनी है, ताकि जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखे तो आपका क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेगी, किस विधि की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें आप प्रिंट प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल अल्ट आपकी कॉम्बिनेशन की है, और एस्केप किसी प्रोग्राम से सडनली बाहर आने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन जस्ट आपकी एक क्या है, फॉन्ट है। इसके अलावा कैलिब्री है, सेंचुरी है आपकी, ये जो भी नाम आपके सामने, एरियल है ना, तो ये जो भी नाम है आपके किसके हैं, फॉन्ट के होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये वर्कशीट को एक स्थान से फॉर्मेटिंग अप्लाई करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को कॉपी किया करके अप्लाई किया जाता है। तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का बटन होता है, वहीं से अपन क्या करते हैं कि इसको एक स्थान से अप्लाई करके दूसरे स्थान पे अप्लाई करते हैं ना, कॉपी करके। आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है। तो एक्सेल के वर्कबुक हैं वो आपके वर्कशीट और चार्ट इन दोनों के संयोजन से मिलकर बनी होती है ना। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है क्या कहलाता है। तो वो मेरे फ्रेंड्स आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। और ये जो पावर पॉइंट है आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इसका जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, और जो इसकी एक्सटेंशन नाम होता है .pptx होता है। तो ये भी बातें आपको क्लियर रखनी है ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आपकी जो पावर पॉइंट का प्रत्येक जो है पेज आपका स्लाइड कहलाता है, और स्लाइड को जो है नई स्लाइड डालने की जो शॉर्टकट होती है Ctrl+M होती है। तो इतनी बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंसर्ट का उपयोग करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो भाई साइबर खतरा वो होता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो वायरस हैं ये नुकसान पहुंचाता है, ट्रोजन हॉर्स भी पहुंचाता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी पहुंचाता है, लेकिन ई-कॉमर्स किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो आपको वस्तुओं को खरीदने की सुविधाएं देता है। आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा। अगर आपसे पूछता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए तो POP3 होता है, और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कभी अगर साथ में ऐड जोड़ दे तो उसका मतलब सिक्योर होता है। आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन। आई होप मेरे फ्रेंड्स आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा,
अगर सेशन को पसंद किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली जितने भी क्लासेस हैं उन सभी को आपको लेनी है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 3 दिन आप क्लास लेके देखिएगा, आप 70, 80, 90 क्वेश्चन आपके जो हैं 90% से 80% आपके आराम से बन सकते हैं। 80 से 90 के बीच में आराम से आप परसेंटेज बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि 3 दिनों में जितनी भी क्लासेज आने वाली है भरपूर आप आनंद लीजिएगा। आप RCT एग्ज़ाम में खुद को सहज महसूस करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे। आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो यहाँ से आपका फोल्डर लॉक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विंडोज़ डिपेंडर जो है मेरे फ्रेंड्स आपका रियल टाइम एंटीवायरस का एग्जांपल है, और कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का एग्जांपल होता है। तो यहाँ से आपके जो जितने भी टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आया है तो ईमानदारी के साथ में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।